Hello, good evening everyone. Welcome back to our YouTube चैनल दैट इज शिक्षास्त्र एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घर में एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई हमेशा अच्छी और बेहतर होती रहे, इसकी कोशिश हमारे प्लेटफॉर्म की हमेशा रहती है। इसीलिए हम आपके लिए सभी सब्जेक्ट के डिटेल वीडियोस लेकर आते हैं ताकि आप उन्हें ध्यान से पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा पुराने वीडियोस भी ज़रूर देखिए ताकि आपकी हेल्प हो पाए। नाउ हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम अभी बायोलॉजी के चैप्टर 7 पे हैं और चैप्टर 7 में हम क्या पढ़ रहे हैं? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में लास्ट पार्ट में हमने पता किया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन कौन सा प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जो इंश्योर करता है लाइफ की कंटिन्यूटी को, लेकिन वो एक लाइफ प्रोसेस नहीं है क्योंकि उसके बिना सर्वाइव किया जा सकता है, राइट। अब हमने लास्ट क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने पहले सेशन में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता चला कि 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, ओके, यानी कि मदर फादर बोथ हैव अ प्रिसाइज रोल इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पेरेंट्स प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल सेल्स जिनको हम कहते हैं गैमेट्स। गैमेट्स में प्रेजेंट होते हैं क्या? सारे के सारे गैमेट्स हैव ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द पेरेंट। इनमें पेरेंट्स की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो जिस तरह की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मदर फादर प्रोवाइड करेंगे वैसा ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। अब कौन सा कैरेक्टर कैसे खुद को एक्सप्रेस कर रहा है ये हम इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे ये क्लियर होता है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो कॉपीज बनते हैं, जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट्स, दे हैव सम ऑफ द वेरिएशंस एज वेल, ओके। सो नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड। What is there given? The sexual reproduction is the mode of reproduction in which 2 parents are involved, gamete formation is involved, offsprings are not exact copy of the parents, and a new individual with certain variations is developed, okay. This takes place in higher organisms also which have well developed reproductive system, और lower multicellular organisms में भी आप sexual reproduction देख सकते हो। It's not fixed कि जिनमें reproductive system है वही reproduce करते हैं, ठीक है। अब जो higher organisms हैं जिनमें well developed reproductive organs हैं तो उनके अंदर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होता है वो विद इन द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल होता है या फिर आउटसाइड द बॉडी। इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आई होप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रोडक्शन के आपको क्लियर हो गए होंगे और अब हम आगे पढ़ेंगे सिग्निफिकेंसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? एसेक्सुअली भी तो ऑर्गेनिज्म अपनी कॉपीज बना ही रहे हैं, लेकिन एसेक्सुअल में आपने भी पढ़ा है कि पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी बनते हैं, है ना। लेकिन एनवायरनमेंट हमेशा सेम नहीं है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या होना है? एनवायरनमेंट के हिसाब से इवॉल्व होते जाना है और इवॉल्व तब हो पाएंगे जब हम वेरिएशंस इंट्रोड्यूस करेंगे और ये वेरिएशन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ही इंट्रोड्यूस हो पाती हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारी मम्मी हमें रोज़ दाल चावल खिला रही है तो फिर हम बोर हो जाएंगे ना। वैसे ही अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपनी एक जैसी कॉपीज बना रहा है लेकिन उसके आसपास की चीज़ें तो बदल रही हैं, अब वो एक कॉपी उन बदलती हुई आसपास की चीज़ों के लिए एकदम रेडी नहीं है, राइट। तो फिर क्या हुआ? वो तो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी। अब वो स्पीशीज़ फिर आपको दिखेगी ही नहीं, है ना। एक थ्योरी दी थी डार्विन ने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो इवॉल्व करेगा, जो चेंज कर पाएगा अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो सर्वाइव करते हैं। तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे आने वाली जनरेशन्स में वेरिएशंस इंट्रोड्यूस करते हैं और ये वेरिएशंस हमें हेल्प करते हैं कि हम चेंजिंग एटमॉस्फेयर के हिसाब से सर्वाइव कर पाएँ, राइट। So here are few important points which are going to help you in understanding the significances of
सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की डाइवर्सिटी है कि किस तरह से जेनेटिक वेरिएशंस इंट्रोड्यूस करते हैं, और कई बार हमें न्यू स्पीशीज़ भी इंट्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और इसमें क्योंकि रिकॉम्बिनेंट है तो पेरेंटल डीएनए आधा कंजर्व रहता है और आधा हमको न्यू मिलता है डीएनए रेप्लिकेशन के कारण। तो अब हम आगे बढ़ेंगे एंड वी विल बी लर्निंग अबाउट द लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस में क्या होता है कि ये डीएनए कॉम्बिनेशन की वजह से कुछ ऐसे वेरिएशंस भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जो हमें ज़रूरी नहीं लगते, विच आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो हमारे लिए उतने ज़रूरी नहीं है, बट वो भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। सो वो ये एक सर्टन लिमिटेशन है। नाउ मैंने लास्ट क्लास में जब ओवरव्यू डिस्कस किया था तो बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, और इसके अलावा ह्यूमंस में हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टर में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इवेंट्स मेजर इवेंट्स होते हैं, दो मेजर इवेंट्स। सो उनको हमने कैसे ग्रुप किया था, पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, ठीक है। अब क्योंकि अभी हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में भी गैमेट्स बन रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहाँ गैमेट्स बनेंगे। प्लांट्स के गैमेट्स क्या हैं, पोलन ग्रेन और एग, ठीक है, इनका फॉर्मेशन, ठीक है, और फिर इनका ट्रांसफर होना, ट्रांसफर ऑफ गैमेट। यहाँ तक आ गया आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। दूसरा इवेंट है आपका फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद हमको क्या मिल गया, जाइगोट मिला। अब जाइगोट के बाद हम क्या होगा बचे हुए पार्ट्स का, या फिर जैसे ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलप हुआ, फिर डिलीवरी यानी पार्चुरेशन का प्रोसेस हुआ, उसके बाद लैक्टेशन हुआ, वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सीड, फ्रूट्स एंड सीड, ये आ जाएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। अब ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, प्लांट्स के अंदर फ्लावर में होता है, क्योंकि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ओके। अ प्लांट हु इज फ्लावरिंग कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म हम उन्हें इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उनके सीड्स कवर्ड रहते हैं, दे डोंट हैव नेकेड सीड्स। हमारे जो प्लांट्स होते हैं हायर प्लांट्स, उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स। सो एंजियोस्पर्मिंग प्लांट्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि इनके जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड रहते हैं, दे आर नॉट नेकेड, ओके। अब फ्लावर का अगर मैं टिपिकल स्ट्रक्चर देखूँ तो अ फ्लावर हैज़ पेटल्स, it has sepals, it has gynoecium which is also called pistil, and then androecium which is a male reproductive organ, ठीक है, और pistil जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, पेटल्स हैं, ये है सेपल्स। इसके बाद आप देख लीजिए गाइनोशियम होता है, एंड एंड्रोशियम। इस तरह से ये चार पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सेपल्स जो है वो प्लांट को प्रिवेंट कर रहे हैं, या फ्लावर को उनकी बडिंग स्टेज में प्रिवेंट करते हैं। ग्रीन ग्रीन कवरिंग्स जो होती है उसको सेपल कहते हैं। पेटल्स जो है वो कलरफुल पार्ट है आपके फ्लावर का, जो आपके फ्लावर को अट्रैक्टिव बना रहे हैं, ठीक है। इन्हीं की वजह से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स द फ्लावर, ताकि वो नेक्टर कलेक्ट कर पाएँ, ठीक है। और फिर पॉलिनेशन भी इसी वजह से होता है, क्योंकि इंसेक्ट्स आर द पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेशन प्रोसेस क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अभी हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी गैमेट फॉर्मेशन की बात करते हैं, और गैमेट फॉर्मेशन पे ही रहते हैं। तो गैमेट फॉर्मेशन में
कहाँ कहाँ होगा, एंथर में होता है गैमेट फॉर्मेशन, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है फीमेल गैमेट। ठीक है, सो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में 4 वर्ल्स होते हैं। पहला है सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ओके, नाउ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर हैज़, एज आई टोल्ड यू, कि इसमें प्रेजेंट होता है एक फिलामेंट और एक बाइलोब स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं एंथर। जब हम एंथर को डिटेल में देखेंगे तो हमको इस तरह से 4 लोब्स मिलते हैं। हर लोब में प्रोसेस हो रहा है पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन का, उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है। लेकिन आप ये याद रखिए कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन मेल गैमेट है प्लांट्स में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ रहे हैं अभी? प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जो कि है एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और ये प्रोसेस मेल गैमेट के बनने का प्रोसेस यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड्रोशियम के एंथर में होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ फीमेल की, तो फीमेल में प्रेजेंट होता है एक स्टिग्मा, स्टाइल, और यहाँ पे ओवरी। ओवरी स्वैलन पार्ट होता है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है ये ओव्यूल। ओके, और इसी ओव्यूल के अंदर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये आपका फीमेल गैमेट, यहाँ आपका मेल गैमेट। एंड मैं पोलन ग्रेन का भी स्ट्रक्चर बता देती हूँ। इस तरह से पोलन ग्रेन होता है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है एक्साइन और अंदर की मेम्ब्रेन होती है इंटाइन। इसके अलावा अंदर वेजिटेटिव और जेनरेटिव 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तभी पोलन ग्रेन्स एडवर्स एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को भी रेजिस्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने अभी क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि फ्लावर जो है वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। अब फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। ठीक है, जिनमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उन्हें हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं, या फिर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसे भी आप यूनिसेक्सुअल कहोगे। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों होते हैं तो आप उनको बाईसेक्सुअल के फ्लावर्स कहते हो, राइट? So now let's proceed ahead and have a look at this. This diagram is the representation of a female gametophyte. यानी फीमेल्स में कहाँ गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आप देख रहे हो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। और ओव्यूल का अगर मैं डिटेल स्ट्रक्चर बताऊँ आपको तो ओव्यूल कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे प्रेजेंट है आपके सिनर्जिड्स, जिसके ऊपर प्रेजेंट है आपका एग। ठीक है, चलो एग को हम एक नया कलर दे देते हैं ताकि आपके लिए समझने में आसानी रहेगी। तो ये हमारा एग है। ठीक है, अब उसके जस्ट अपोजिट हम बना लेंगे, ये 3 सेल और होते हैं, इनको हम चलाजल एंड, इस एंड को हम चलाजल एंड कहते हैं, ये माइक्रोपाइलर एंड होता है। अब बीच में प्रेजेंट होते हैं आपके पोलर न्यूक्लियाई, तो हम इनको भी कुछ अलग कलर दे देते हैं। आई होप कि हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। तो ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई हो गया, ये हमारा एग हो गया। ठीक है, और ये हमारे सिनर्जिड्स हो गए। ठीक है, और जब हम इन दोनों को कलेक्टिवली बात करते हैं तो हम इस पूरे चीज को कहते हैं एग अपैरेटस। ठीक है, सो ये हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओव्यूल के अंदर हमारा फीमेल गैमेट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो अभी हमने पढ़ा अबाउट द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन में हमने पढ़ा कि पोलन ग्रेन क्या है और एग कहाँ प्रेजेंट है। अब पोलन ग्रेन जो रहता है वो मेल गैमेटोफाइट यानी कि एंथर में बन रहा है। अब एंथर से स्टिग्मा तक उस
पोलन ग्रेन को ले जाने वाले प्रोसेस को, यानी कि अभी हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट, यानी कि अभी भी हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ही बात कर रहे हैं। प्री फर्टिलाइजेशन का पहला इवेंट हमने क्लियर किया, गैमेटोजेनेसिस, जिसमें पोलन ग्रेन और एग बनता है, ठीक है। इसके बाद अब पोलन ग्रेन कैसे उस एग तक पहुंच रहा है, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इट्स अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसफ़र कैसे हुआ, तो ट्रांसफ़र कैसे होता है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो होता है वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कुछ फ्लावर्स मैंने बताया आपको बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि उनमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट एक ही फ्लावर में है, या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में है, तो उन्हें हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। उधर पे उनको बाहर से किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होती है गैमेट ट्रांसफ़र की। वो सपोज़ ये मेरा एक फ्लावर है जो कि बाइसेक्सुअल है, और ये इस प्लांट में दूसरा फ्लावर भी है, ठीक है। अब अगर पोलन ग्रेन यहाँ से इस फ्लावर से निकल के इसी फ्लावर में ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर इस फ्लावर से निकलकर इस फ्लावर में जा रहा है, तो ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ अ प्लांट और टू द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। सो ये है सेल्फ पॉलिनेशन। फिर हम बात करेंगे अगर क्रॉस पॉलिनेशन की, तो मेरे पास एक और फ्लावरिंग फ्लावर है, ठीक है। अब अगर पोलन ग्रेन इस वाले फ्लावर से यहाँ जा रहा है, ये से, तो ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। अब ठीक है, अब ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है और सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन तो ऑटोमेटिकली हुआ, बट क्रॉस पॉलिनेशन किसी मीडियम के थ्रू होता है, ठीक है। तो जो भी मीडियम इसमें पार्ट लेते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को आप कहते हो पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स वो होते हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर to stigma. Pollinating agents helps in transfer of pollen grains from anther to stigma. अब pollen grains जो रहते हैं they are going to like there will be a compatibility test, है ना, क्योंकि pollen grains को थोड़ी ना पता कि ये चाइना रोज का फ्लावर है और ये रोज़ है। चाइना रोज़ का पोलन ग्रेन भी रोज़ पे जा सकता है, लेकिन बस उन दोनों में कंपैटिबिलिटी टेस्ट होगा, यानी कि पोलन पिस्टल इंटरैक्शन होगा, और उसके बाद अगर कंपैटिबिलिटी होती है तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस प्रोसीड होता है, ठीक है। लेकिन और पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, बायोटिक भी हो सकते हैं, यानी कि इंसेक्ट्स, और एबायोटिक भी हो सकते हैं, यानी पॉलिनेशन सिर्फ इंसेक्ट ही नहीं करा रहे, हवा भी करा सकती है, और आपको पता है पानी भी कराता है, पानी के थ्रू भी पॉलिनेटिंग लाइक पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ। इसका समराइज मैं बताती हूँ कि हमने क्या पढ़ा अभी। पॉलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। Then we discussed about self-pollination and cross. Self-pollination, the process of transfer within the same flower of a plant or within the two different flower of a same plant. और क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग। जब क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो हमें एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट हुई, वो एक्सटर्नल एजेंट को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट। अगर उसमें लाइफ है, यानी कि वो इंसेक्ट है, बर्ड्स हैं, या फिर कोई रोडेंट है, तो वो बायोटिक एजेंट है। अगर एयर वाटर है तो वो एबायोटिक एजेंट है। आई होप ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद रहेगा और आप आराम से डिफरेंस लिख पाएंगे बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपका पोलन ग्रेन जो है वो आ गया स्टिग्मा पर, ठीक है। अब स्टिग्मा पे आने के बाद सपोज ये कंपैटिबल भी है, यानी कि इस फ्लावर का ही मैच है, ठीक है। तो अब क्या होगा, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा। अब पोलन ग्रेन यहाँ है और एग इतनी दूर है, कैसे प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, क्यों,
इस पोलन एग तक हमको यहाँ के सेल्स को पहुँचाना है, तो उसके लिए क्या होगा, ये जर्मिनेट होगा पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा यहाँ पे स्टिग्मा पे और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ये ट्यूब पहुँचेगी ये इस एंड तक, ठीक है। और अब इस ट्यूब के थ्रू 2 सेल्स जो कि पोलन ग्रेन के अंदर थे वो ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। अब हमने बताया था कि सेकंड यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई है और यहाँ पे एग है, ठीक है। मैंने अलग अलग कलर से आपको डिस्टिंग्विश किया था, यहाँ मैं फिर से कलर्स थोड़े चेंज कर देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि ये मेरा एग है और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है और मेरे पोलन ग्रेन्स का कलर तो येलो है, ठीक है। तो अब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि मेरा एक सेल ऑफ अ पोलन ग्रेन इज गोइंग टू, यानी मेल गैमेट is going to fuse the egg और मुझे क्या मिला, जाइगोट मिल गया, ठीक है। अब इन 2 सेल का और दूसरे वाले जर्म सेल का क्या होगा जो कि पोलन में है ना, तो यहाँ पे भी फ्यूजन होगा, इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। एक फ्यूजन से हमें मिल रहा था जाइगोट और इस वाले फ्यूजन से, यानी कि जर्म सेल ऑफ अ मेल गैमेट यानी और पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि 3 न्यूक्लियस फ्यूज़ हो रहे हैं तो उसको हमने ट्रिपल फ्यूजन कहा और इसके रिजल्ट में हमें मिला एंडोस्पर्म। एक से हमें क्या मिल रहा था, जाइगोट, और एक से हमें क्या मिला, एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म इस जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है ना, ताकि ये ग्रो कर पाए। ये जाइगोट किस में डेवलप हो जाए, इनटू एम्ब्रियो, ओके, राइट। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड and have a look at this. Here they are mentioned in the slide. You can also read that what are we like what I have shown you right now कि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है, जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। जैसे ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जर्म सेल्स ट्रांसफ़र होते हैं, उसके बाद फिर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि अब फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो बन गया, इसके बाद क्या होगा, फ्लावर का क्या होगा, पेटल्स का क्या होगा। तो सेपल पेटल्स जो होते हैं वो विदेर हो जाएंगे यानी कि गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे, ठीक है। जो स्वालन पार्ट था वो राइप होगा और फ्रूट बना लेगा, यानी कि ओवरी होगी वो फ्रूट बनाएगी, एम्ब्रियो से डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में आपके सीड्स बनेंगे, सीड्स में आपका एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब सीड्स जो रहते हैं ये एक टाइप के नहीं होते हैं, सीड्स आर ऑफ 2 टाइप। वी हैव मोनोकॉट सीड्स एंड वी हैव डाइकॉट सीड्स एज वेल, ठीक है। सो मोनोकॉट सीड्स जो रहते हैं इनमें सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है, कॉटिलिडन जो कि एम्ब्रियो को नरिश कर रहे हैं, कॉटिलिडन्स, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है वीट। उसी तरह से अगर मैं डाइकॉट की बात करूं तो इसमें डबल कॉटिलिडन है, और ये इसका एग्जाम्पल होगा पी। P will be the example of a dicot seed. Okay. Now let's talk about the germination of seeds. Okay. See, these are the parts of seeds, that is cotyledon, embryo, और cotyledon का रोल क्या है, stores food for future plant.
as soon as we are providing suitable atmospheric conditions to the seeds are going to germinate, okay, and when they will be germinating they will be redeveloping the radicle and plumule, okay. आपने देखा होगा घर में स्प्राउट्स बनते होंगे, राइट, तो आप देखते होंगे कि मूंग में से वाइट सा कुछ डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो सीड्स का जर्मिनेशन शो कर रहे हैं, जिसमें क्या डेवलप हो रहा है, रेडिकल और प्लूम्यूल। रेडिकल से आपके फ्यूचर रूट्स डेवलप होते हैं और आपके प्लूम्यूल से फ्यूचर स्टेम डेवलप हो रहा है। इस तरह से आफ्टर सीड जर्मिनेशन यू विल गेट द होल न्यू प्लांट्स। सो दिस इज हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज कंप्लीटेड। Okay, so what we have discussed up till now, we discussed about the sexual reproduction in flowering plants, जिसमें हमें पता चला कि flowers are the reproductive part, right? flowers ही वो reproductive part हैं जो कि particularly process of reproduction को complete कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट हुए, यानी कि पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, राइट। आई होप आपको अभी कोई डाउट नहीं है। डबल फर्टिलाइजेशन जो टॉपिक है कभी कभी थोड़ा सा टफ लग सकता है, पर अगर आप NCERT अच्छे से रीड करेंगे, सारा ट्यूटोरियल अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, इतना टफ नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बेसिक इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि ह्यूमन बीइंग्स हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, दे हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम तीनों इवेंट्स की बात करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एंड बिफोर गोइंग इन डिटेल ओवर देयर हम पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी डिस्कस करेंगे मेल और फीमेल के। तो आपको बता देते हैं कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो गैमेट बनता है, गैमेट फिर से बता दूं, इज अ सेक्स सेल्स दैट स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ठीक है, पेरेंट्स की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें है, ठीक है। मेल गैमेट जो होता है वो स्पर्म है और फीमेल गैमेट जो है वो ओवम है। मेल गैमेट स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें प्रेजेंट होता है हेड, इट हैज़ मिडिल पीस एंड इट हैज़ टेल, ओके, हेड, मिडिल पीस एंड टेल, राइट। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेल ये मोटाइल है, ठीक है, और वो एग जो है वो राउंड होता है और ये मोटाइल नहीं है। एग में बहुत सारा न्यूट्रिएंट स्टोर्ड है, जबकि स्पर्म में न्यूट्रिएंट स्टोर्ड नहीं है, इसलिए इसमें एक फ्लूइड ऐड होता है जिसको हम सेमाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो कि स्पर्म को नरिश रखने का काम करता है। और कहाँ कैसे वो प्रोड्यूस होता है ये अभी मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। सो नाउ लेट्स मूव अहेड and talk about first when this reproduction process takes place in the humans. So human at the age of like you can आपने पहले पढ़ा है चैप्टर रीचिंग टू द एज ऑफ अडोलसेंस, जिसमें हमने प्यूबर्टी के बारे में पता किया था। तो प्यूबर्टी इज द टाइम पीरियड जब मेल और फीमेल सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रोड्यूस होने लगते हैं वो हार्मोन्स जो कि उनके अंदर के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आते हैं? ये मेल और फीमेल के वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे आप उन्हें डिस्टिंग्विश करते हो दैट दिस इज़ अ मेल एंड दिस इज़ अ फीमेल, ओके। सो क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? सबसे पहले तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ओएस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ female, estrogen and progesterone, and testosterone is responsible for development of secondary sexual characteristics in male, okay. So now what are the secondary sexual characteristics? Example के लिए हम ले लेते हैं तो females develop with breast and their lower body become broader, okay. Why? Because they need to proceed ahead with further pregnancies. On the other hand जो male body होती है shoulders broad हो रहे हैं जिसकी वजह से और उनकी हाइट बढ़ती है। इसके अलावा
they are developed with beard and mustache. These are the secondary sexual characteristics of males. Females also start with their reproductive cycle, जिसे हम menstruation कहते हैं. और menstruation जो है वो जिस पीरियड में स्टार्ट होती है, the first one is called menarche and the time period when there is no longer menstruation, उसे हम menopause कहते हैं. तो ये reproductive cycle भी females के reproductive maturity को indicate करती है. So I hope now you are clear with what are secondary sexual characteristics. In your exams you can be asked to write or enlist secondary sexual characteristics of male and female. ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. तो आपको अलग अलग लिखना है what are the characters you are observing in a male and what are the characters what you are observing in a female. Okay. Now we will be discussing about male and female reproductive system one by one. So let's first learn about the male reproductive system. As you can see here in the diagram, there are pair of testes which are lying within a thick pouch called scrotum. हम scrotum, it's not present within the body, it's present outside the body. Why? Because for the formation of sperm 2 to 2.5 degree less temperature is required. Your regular body temperature is 37 degrees Celsius, but for the formation of sperm it is 35. Okay, so testes are lying outside the body, enclosed within the scrotal pouch. Okay, now the duct you can see which is connected is known as vas deferens. Vas deferens will open into the urethra. Okay, urethra and then penis, which is an external genitalia of a male. Okay, now these testes have specialized cells जिनमें meiotic division होता है और क्या मिलता है हमको, sperm मिलते हैं. sperms are male gamete. ओके, एपिडाइडमिस में sperm stored रहते हैं और फिर vas deferens उसको कलेक्ट करके यूरेथ्रा तक लेके जाते हैं. यूरेथ्रा से इट विल रीच टू पेनिस. मीनवाइल यहाँ पे ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड होते हैं. इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं जो कि है सेमाइनल वेसिकल, कूपर्स ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स. ये ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं सिक्रीशन जिसे हम कहते हैं सेमाइनल फ्लूइड. ये सेमाइनल फ्लूइड स्पर्म में ऐड होता है और फिर वी हैव सीमेन. सेमाइनल फ्लूइड प्लस स्पर्म, नाउ इट इज कॉल्ड सीमेन. ओके, सेमाइनल फ्लूइड इज गोइंग टू हेल्प sperm in attaining all the nourishment. जब nourished रहेगा तो easily move कर पाएगा. So now testes are going to help with the production of sperm. Epididymis going to store it, then transfer it to the vas deferens. vas deferens उसको urethra तक लेके जाते हैं. और इसके अलावा we have penis in male reproductive system which is going to help in transfer of sperm to the vagina. Okay, so these are the glands which are mentioned already. अब आप लोग को hopefully this is clear to all of you. अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे. So here are the functions of male reproductive system given. You can simply note down how our different organs are playing different role, which I already told you. As testes क्या help कर रहे हैं sperm के production में, epididymis help कर रहे हैं into storage of sperm, vas deferens transferring the sperm from testis to the urethra, and then penis helps in ejaculation of sperm to the vagina और transfer of sperm यानी transfer of gamete जो अभी हमने पढ़ा था. ग्लैंड्स का रोल है वो फ्लूइड प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि स्पर्म को नरिश करने का हेल्प कर रहा है. इसके अलावा ग्लैंड्स आर ऑल्सो हेल्पिंग विथ ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस. Now
let's move ahead and have a look at female reproductive system. So female reproductive system में भी क्या क्या present है, let's have a look. So here pair of ovaries है, pair of testes were there in male reproductive system. These finger like projections, इसे हम कहते हैं फिम्बरी, जो कि ओपन होते हैं इनटू डक्ट, इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट. इसी का अदर नेम है ओविडक्ट. ये ओविडक्ट ओपन होता है इनटू इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं यूट्रस. राइट, यूट्रस विल ओपन इनटू cervix and then into vagina. ओके, अब जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स के रोल डिस्कस किए, उसी तरह से फीमेल के भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं. जैसे पेयर ऑफ ओवरीज, जैसे वहाँ पे मेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहा था बाय टेस्टिस, यहाँ ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं एग. अब फीमेल्स की जो फिटल लाइफ होती है, जब फीमेल्स फिटस कंडीशन में होते हैं, उसी कंडीशन में इनमें प्राइमरी एग्स बन जाते हैं. जैसे ही ये सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करते हैं तो यही एग्स जो होते हैं वो एक एक करके मैच्योर होते हैं. ठीक है, सो only one egg is produced alternatively by each of the ovary, but sperms are produced in millions. स्पर्म को ज़्यादा इसलिए प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि आधे स्पर्म डीनेचर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ वजाइना. सो स्पर्म्स आर मोर इन नंबर and only one egg is produced. Like in a single ejaculation millions of sperms are produced, but during ovulation only one egg is produced. That is also alternatively. दो ovaries हैं तो एक ovary एक टाइम पे एक egg produce करती है. अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, आप ट्विंस देखते होंगे, डाइजाइगोटिक ट्विंस वगैरह, उस कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि ओवरीज साइमल्टेनियसली ओव्यूलेट हो गई. लेकिन जनरली ऑल्टरनेटिवली ये होता है, राइट हैंड ओवरी विल बी रिलीजिंग एग फर्स्ट देन द लेफ्ट, ओके, और वाइस वर्सा. देन द एग विल बी कलेक्टेड बाय दीज फिम्ब्रिए विच विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब. अब मैंने आपको बताया कि एग बिल्कुल मोटाइल नहीं होता, तो स्पर्म कहाँ पहुँचेगा, ओविडक्ट में, वहीं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा. ठीक है, यूट्रस का काम क्या है, यूट्रस इज द लाइक होम ऑफ अ बेबी. जब जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो बन जाता है तो एम्ब्रियो यूट्रस में ही आकर अटैच होता है और वहीं डेवलप होता है एज अ होल न्यू बेबी. ओके, देन जब बेबी डेवलप, सर्विक्स जो है ये बर्थ कैनाल है या फिर कनेक्टिव लिंक है ऑफ यूट्रस एंड द वेजाइना, और सर्विक्स एंड वेजाइना कलेक्टिवली बर्थ कैनाल बनाते हैं. इसके अलावा vagina is the part where sperms are ejaculated. Okay, so here what we have discussed, pair of ovaries, pair of fallopian tubes, uterus and vagina. Okay, I hope सभी का रोल आपको क्लियर हो. डिटेल में हमको सबके रोल्स यहाँ पे हम देख लेते हैं कि what are ovaries, they are almond side, they are present on the like they are present inside the body, है ना, testes were lying outside the body. Okay, बर्थ टाइम पे ही फीमेल्स के अंदर एग्स प्रेजेंट होते हैं और वही एग्स बाय द टाइम एज सून एज दे आर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी उनमें डेवलप होते हैं. ठीक है, अब एक बार में एक ही एग प्रोड्यूस होता है और वो टाइम पीरियड जिसमें एग प्रोड्यूस होता है उसे हम ओव्यूलेशन कह रहे हैं. ठीक है, ये फंक्शंस ऑफ ओवरी हैं. देन फैलोपियन ट्यूब जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है. यूट्रस जो है वो इलास्टिक ऑर्गन्स है. ठीक है, देन वी हैव फंक्शंस ऑफ यूट्रस क्या है, यहीं पे प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन होता है. बेबी अंटिल दे आर डिलीवर्ड दे आर देयर ओनली, दे आर गोइंग टू बी देयर ओनली दे. राइट, नाउ लेट्स मूव अहेड and talk about vagina, which is the external genitalia. Here only the sperms are ejaculated and then they are further
taken from the vagina to the fallopian tube, and then there the process of fertilization will take place. And about the fertilization in detail we will be learning in our upcoming session. I hope male female reproductive system, इसके अलावा reproduction in flowering plant वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और हम नेक्स्ट क्लास में आगे के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद के एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, उसके बारे में बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में. सो स्टे ट्यून्ड विथ अस, लॉग इन टू शिक्षास्त्र एजुकेशन, और मोर कंटेंट देखने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू.